करेगी तू अत्याचार कब तक, करेगी यूं विचार कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, टूटेंगे सपनों के संख कब तक, ठगेगा तुझको समाज कब तक, लूटेगी यूं तेरी लाज कब तक। जो भय है उसको तू क्रोध कर दे, विवशता को अब तू विरोध कर दे, मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, ये ढूंढना है उपाय तुझको। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर हूँ और आप देखेंगे पोस्टर लगे हैं, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, हम हैं जनसंख्या में आधी आबादी, मांग रही पूरी आज़ादी, आओ अपनी बात कहें। कुल मिलाकर इन स्लोगन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ है। जानेंगे इस प्रोटेस्ट के आयोजकों से क्या मामला था, इनकी 22 सूत्रीय मांगे क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर ये लोग खड़े हैं। और आप देख रहे हैं तमाम जो समाजसेवी लोग हैं, समाजसेवी छात्र हैं या जो प्रगतिशील जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय पर हैं हम, मेरे साथ ज्योति हैं, लगातार छात्रों की आवाज़ को अपने संगठन KYS के माध्यम से वो उठा रही हैं। अभी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से KYS के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके ऊपर बर्बरता से लाठियाँ बरसाई थी। अभी तक जैसा कि हमने ज्योति से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक शरीर का दर्द गया नहीं है। ज्योति, क्या मामला था, पुलिस ने क्यों लाठीचार्ज किया और आज आप किन मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, पहले तो आज 16 दिसंबर है, निर्भया के कांड को लगभग पूरा 10 साल हो गया। जी जी जी। मैं छोटी थी जब ये केस के बारे में मेरे को जब खबर मिली थी, मुझे ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी उस समय, जब 10 साल पहले की मैं बात जी। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी आज भी हमें कोई अंतर नज़र नहीं आता। जैसे कि पुराना केस आपने जो जिक्र किया वो NDMC का मामला था, जहाँ पे महिलाएं कार्यरत थी, सफाई कर्मचारी कार्यरत थी, वो दलित परिवारों से आने वाली महिलाएं थी जो सिंगल मतलब रहती हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, यानी कि उनके पति नहीं है, देहांत हो गया, विधवा महिलाएं हैं जो अपने हैंडीकैप पति को मतलब उनकी रक्षा कर रही हैं या उनका देखभाल कर रही हैं। वो खुद नौकरी कर रही थी, उनको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। NDMC की बिल्डिंग से उनको अगले दिन बिना नोटिस दिए जो बहुत सारे नियम कानून जो है उन्होंने तोड़े, उसी चीज़ की मांग करते हुए वहाँ पे हम लोग गए थे कि नौकरी से निकालने का कारण बताइए। तो वहाँ तो मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया था? ये है, हमारे साथ ही कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे थे रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जो अंदर जैसे तैसे घुस गए ग्रुप के साथ, उनको भी बाहर धक्के मार करके निकाला गया। कुछ लोगों ने उसको न्यूज़ पे भी अपना डाला। तो ये दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें जो दिखाना चाहती हैं महिलाएं भी, वहाँ पे भी महिलाएं थी, ज़्यादातर क्या 36 कर्मचारी हैं वहाँ। पूरी बिल्डिंग जो 22 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें 70 कर्मचारियों की ज़रूरत है, 70 से 72, उससे आधे लोगों से काम कराया जा रहा है। उसमें से 30 कर्मचारी तो महिलाएं थी, जिसमें से मैंने बताया एक गरीब परिवार से आने वाली, दलित परिवार से आने वाली विधवा महिलाएं थी जो कि अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए, उनके लिए एकमात्र सहारा उनकी नौकरी थी, जो भी पूरी न्यूनतम मजदूरी के साथ नहीं थी। 9,500 रुपये मिल रहा था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उनको कभी भी निकालने का डर था, और वही चीज़ हुआ। उस चीज़ के विरोध में हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एक महिला होने के नाते भी वहाँ की महिलाओं की जो दिक्कतें थी उस चीज़ को समझते हुए मैं वहाँ पे पहुँची थी। और लेकिन बर्बरतापूर्वक NDMC की बिल्डिंग द्वारा, अधिकारियों द्वारा बुलाया गया पुलिस वालों को, और हम लोगों को डिटेन करके गिरफ्तार करके थाने ले गए। जो फ़ोन थे हमारे वो सब ले करके पूरा रीसेट कर दिया। रीसेट मतलब हमारे सारे सबूतों को डिलीट कर दिया। हमारे पास जो ठेके वाली कंपनी जो पैसा मांगे 10,000, उसके भी वीडियोस थे। जो पुलिस अधिकारी किस तरीके से पुरुष होते हुए महिलाओं को खींच रहे हैं या उनको खींचते हुए डिटेन कर रहे हैं, उनको रगड़ रहे हैं ज़मीन पर, उनकी वीडियो थी, वो सब भी डिलीट कर दी गई, क्योंकि उनको मालूम था कि हमने उनकी वीडियो बनाई है। वो फ़ोन ढूंढ के हमें, तो ये दिखाई देता है एक महिला होने के नाते मैं एक ग्रुप के साथ जब वहाँ पे इकट्ठा हूँ, और इतना कहा जा सकता है इकट्ठा तो एक बल, एक हिम्मत, उस हिम्मत के बावजूद हमारे फ़ोन को रीसेट कर दिया। यानी कि हम लड़ रहे हैं, जो लड़ रहा है, जो न्याय मांगने की उम्मीद से ज़मीनों पर उतर रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनका तक जब फ़ोन की सबूत गायब कर दिए जाते हैं, तो बाकी महिलाएं जो बस्ती इलाके से आती हैं या किसी कंपनी में काम कर रही हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं, इसी यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी जो इस यूनिवर्सिटी को सफाई करने का काम, साफ़ सुथरा रखने का काम करती हैं, उनके ऊपर भी ठेकेदार हैं। पक्की नौकरी किसी की नहीं है, उनके ऊपर भी ठेकेदार हैं। उनके साथ भी कई दिन मतलब आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती है। अखबारों में जब पन्ना पलटते हैं एक ना एक ऐसी घटना दिख जाती है। 2 दिन पहले की घटना है, द्वारका की 12 साल की 12वीं क्लास की लड़की जो 17 साल की थी, उस पर एसिड अटैक किया गया। फंड के लिए एक ही अस्पताल है, सब गलत। ये हम व्यवस्थागत स्थितियाँ दिखाना चाहते हैं।
सारे अस्पतालों में क्यों नहीं है सारी सुविधाएं, ये भी सवाल सरकार से किया जाना चाहिए। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, जो कि निर्भया केस के तुरंत बाद सारी महिलाएं जो सड़कों पर उतरी थी अपनी मांगों को लेकर के, उन मांगों को उन्होंने भीख में नहीं दिया, वो महिलाओं ने अपने अधिकार छीन कर लिए थे। वो महिला आंदोलन जो तीव्रता के साथ सड़कों पे आ रहा था, दिसंबर की ठंड में वाटर कैनल से उनको गीला किया जा रहा था, उस आंदोलन को कमज़ोर किया जाता है, लेकिन उस सड़कों पर उतरी महिलाओं ने कसम खा के उतरी थी, लड़ेंगे तब तक जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। उस मांग के बाद भी, उस जीत के बाद भी जो निर्भया फंड है उससे बीजेपी सरकार या बीजेपी मंत्री कार खरीदे, ये शर्म की बात है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो मांग पूरी होती है वो सरकारी अस्पतालों में दिखाई नहीं देता है, उनको ताला दिखाई देता है। हर सेंटर, दिल्ली की बात कर रही हूँ भाई, गांव देहात ऐसे इलाके, पिछड़े इलाकों की अगर बात की जाए, वहाँ पे तो दूर दराज तक अस्पताल नहीं है। दूर दराज तक अगर किसी के साथ कुछ हो गया या गाँव में कुछ बस्ती में ऐसा कुछ हो गया तो कोई ले जाने वाला नहीं है उसको। अक्सर एक सवाल उठता है कि भाई इसके ऊपर कि आप लोग छात्रों का संगठन है, छात्रों की आवाज़ उठाइए, ये इधर उधर की जो आप लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, कहीं अस्पताल की मांग कर रहे हैं, कहीं आप एनडीएमसी की बात कर रहे हैं, कहीं महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठता है आपका क्या मतलब, क्यों करते हैं? नेता बनना है? देखिए, नेता बनने वाली बात नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना प्रसिद्ध है, होना है, फेमस होना है। फेमस होने से हमारा कोई मकसद नहीं है, बदलाव होने से हमारा मकसद है। एक महिला होने के नाते मैं एक लड़की हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। लड़की और लड़ सकती हो तो नारा चल रहा है। मैं लड़की हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा माहौल नहीं लगता कि लड़कियों के साथ कुछ इस तरह की छेड़खानियाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? दौलत राम कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पे एक लड़की के साथ 2-3 साल पहले की बात है, प्रोफेसर ने छेड़छाड़ किया। इस बात को कानून कान तक खबर करने की दबा दिया गया। पूरा प्रशासन उस प्रोफेसर को बचाया। वहाँ की महिला प्रिंसिपल एक महिला होने के नाते भी उस महिला का दर्द नहीं समझे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक महिला अगर मालिकिन है और नौकरानी अगर महिला है और मालिक ने रेप किया है तो वो मालकिन महिला उस महिला का, नौकरानी महिला का साथ नहीं देगी, क्योंकि एक अमीरी और गरीबी का भी उसमें हमें एक आंकड़ा दिखाई देता है। यहाँ तो महिला ही महिला का शोषण कर रही है। अभी महिला IPS का एक वो वीडियो वायरल हुआ, किस तरह से वो अपनी नौकरानी को पैसा दिलाया करती थी, किस तरह से उसको बंधक बना के रखती थी। तो ये तो दिखाई देता ही है हमें कि अमीर महिलाएं, अमीर वर्ग की जो महिलाएं हैं, अमीर या स्वर्ण, अमीर भी हैं और ऊपर जो पहुंच गई है, अमीर या स्वर्ण, देखिए अमीर तो है ही है, और स्वर्ण तौर पर अगर आप कह रहे हैं एक मानसिक रूप से भी जोड़ा जाता है कि उनकी जैसे छुआछूत मानने के लिए आज दलितों के लिए जिस तरीके से उनको बहुत चुनावी वादों में दिखाई देता है कि कुछ कर दिया, इन्होंने इसके साथ खा लिया, इन्होंने उसके साथ कह दिया, इस महिला के साथ गले मिल गई है दूसरी महिला, लेकिन वो जात के तौर पर भी दिखाई देता है, वो दलितों के तौर पर भी दिखाई देता है। NDMC में भी दलित महिलाएं सफाई करती हैं, उनकी लैट्रिन साफ करते हैं। कहा जाए तो टट्टी साफ करें कि कौन सी उनकी अच्छी नौकरी है, मजबूरी में 9,500 रुपये ले रही है, उनके परिवार में कोई है नहीं, उनको नौकरी करनी पड़ती है। 9,500 भी ठेकेदार बता रहा है, ठेकेदार है, मिलती कितनी है? उनको लेकर उनको दिया जाता तो उनसे वापस ली जाती थी 5,000, 9,500 उनके हाथ में रहती थी, और जब कॉन्ट्रैक्ट बदलता तो उनको 10,000 हर बार देना होता है। किसी की मांग 30,000 की, किसी की 25 है, किसी की 20 है, अभी 10,000 की मांग थी। ये ठेका अभी पूरी चीज़ों का अगर देखा जाए, नौकरी नहीं दिखाई देती है, रोजगार में जिस तरीके से निजीकरण लाया जा, कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे लाने के बाद ठेका बीच में आएगा, ठेकेदार जिस तरीके से पैसे कमाएगा, सुपरवाइजर जिस तरीके से पैसे कमाएगा, उसके साथ प्रशासन जिस तरीके से पैसे कमाएगा, इस चीज़ पर सरकार नहीं बोलना चाहती है, इस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो यानी दिखाई देता है रोजगार कम किया जा रहा है। वहीं शिक्षा की बात की जाए, लॉकडाउन के बाद ये 3 साल, पिछले 3 साल शिक्षा की बात की जाए, महिला निकलती नहीं है, कहती है इतनी दूर कौन जाएगा स्कूल। सरकार स्कूल दे सकती है, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। देखिए ये सरकार, ये तो आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं तो साफ पता चल रहा है, ये माहौल गली मोहल्ले में अगर एक लड़की के लिए सुरक्षा नहीं है, दूर दराज में स्कूल खोला ही क्यों? 3-3 किलोमीटर पैदल लड़कियां जाएंगी, गांव के बीच में कई खेत निकल जाएंगे उस 3 किलोमीटर में, उस खेत के बीच में कब क्या हो जाए उसकी गारंटी कौन लेगा? तो इस चीज़ पे सरकार को सोचना पड़ेगा। हरियाणा या पूरे भारत की बात की जाए, 30,000 स्कूल बंद कर दिए। भाई सरकार के नेता कह रहे हैं कि लड़कों की तो नीयत खराब हो सकती है। सरकार कितनी सुरक्षित है, महिला विरोधी सरकार दिखाई देती, कितना सुरक्षा दे रही है। बीट के लिए अगर दिल्ली में, गांव की तो छोड़ दीजिए, दिल्ली तक में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वुमेन स्पेशल बस क्यों नहीं है?
जो कानूनी तौर पे कह दिया गया है, कागज में चढ़ चुका है। आज हमें दिल्ली में किसी भी सड़क पे देख लीजिए, पूरे दिन में खड़े रह जाए, वुमेन स्पेशल बस एक भी नहीं दिखाई देती है। उसके बावजूद लड़कियां अपनी मेट्रो बोगी में नहीं चलती, लड़कों वाली बोगी में चलती है। देखिए ये बात तो आप कहने के लिए आप गलत कह रहे हैं। मेट्रो बोगी का पर्सनल अगर कहा जाए, 7 डिब्बे में यानी लड़के चालू रहेंगे, एक ही डिब्बा लड़कियों के लिए होगा। नहीं, उसमें 2 बढ़ा सकते हैं, आप मांग कर सकती हैं। मांग की बात नहीं, वो स्पेशल इसलिए कि जो महिला नहीं चढ़ पा रही उसमें मेट्रो बोगी का स्पेशल हो। इस तौर नहीं, आपको पर रिजर्वेशन तो है ना, रिजर्वेशन की बात महिलाओं का आप अलग से रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन की अगर आप बात कर रहे हैं कि एक बोगी लड़कियों की हो गई, फिर भी दूसरी बोगी में क्यों चढ़ रही है? जी। एक बात बताइए, नहीं, वो यानी चढ़ेंगी, 8 बोगी में से कपड़े पहनेंगी, लड़की चढ़ेंगी नहीं। 8 बोगी में से एक बोगी अगर लड़की की हो गई तो यानी 7 बोगी लड़कों की हो गई। ये भी तो आप देखिए, ये गैर बराबरी तो देखिए आप जिस तरह से देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच को बदलने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? सारी चीज़ें जिम्मेदार उस तौर पे कुछ मुख्य बिंदु में कहना चाहूँगी इसके साथ। पहली बात तो शिक्षा नहीं पहुँची। शिक्षा एक बहुत बड़ा हमारे सहारे, हमारी मानसिकता बदलने के लिए, हमारी चेतनाओं को निकालने के लिए बहुत शिक्षा बड़ा नहीं सहारा। पहुँच रही है या महिला जागृति लड़कियों तक नहीं पहुँच रही है? पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगी। शिक्षा क्यों नहीं पहुंच रही है, इसके लिए सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। क्यों 3 साल पहले 60,000 स्कूल बंद किए, 3 साल से अभी तक 60,000 स्कूल सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, जिसमें बच्चे जाया करते थे, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों के भी अधिकार नहीं जान पाएंगी लड़कियां, ना लड़के समझ पाएंगे। शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिलता है। हायर एजुकेशन में महिलाएं हो या पुरुष नहीं मिल पा रहा है। अगर हायर एजुकेशन में मिल भी जाए, किसी को भी 2% सरकारी स्कूल का बच्चा हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है, उसमें भी निजीकरण करके प्राइवेटेशन बढ़ाया जा रहा है, फिर नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के बाद इधर उधर भटक रहा है युवा, इधर उधर मजबूरी में नौकरी कर रहा है, किसी ठेका कंपनी के अंडर में काम करने को मजबूर है। कहाँ जाएंगी वो महिलाएं? ठेके के अंडर काम करने के लिए मजबूर है, वो कम नौकरी कम पैसों में भी काम करने को मजबूर है, क्योंकि कहीं और नौकरी है नहीं। अगर वो निकलेगी तो 10 और बेरोजगार है, 10 आदमी और बेरोजगार है। आज का प्रोटेस्ट क्या आज का कोई प्रोटेस्ट नहीं था, आज का सिर्फ एक कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम था जो कि 16 दिसंबर 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, उसमें जो महिलाओं के आंदोलन ने अपनी मांगों को पूरा करवाया था लड़ झगड़ कर, उन मांगों पे आज क्या सरकार खरी उतर पा रही है। कोई ऐसा डाटा है जो निर्भया का फंड जो बना था उससे किसी लड़की की आर्थिक सहायता की गई हो, कोई सुरक्षा दी गई? देखिए मैं देख के बताऊंगी डाटा, एक डाटा जिसमें कि आप देखेंगे कि निर्भया फंड जो है एक लड़की पे कितना यूज हो रहा है, उसका एक डाटा मैंने भी देखा। भाई सरकार कह रही है कि करोड़ों रुपए निर्भया फंड में है, लेकिन वो जा कर रहे हैं। सरकार की गाड़ियाँ खरीदी जा रही है। 30 रुपये में लड़की की सुरक्षा कैसे? निर्भया फंड का 73% गृह मंत्रालय ने खर्चे। फंड से खरीदी बेलेरो विधायकों की ड्यूटी में लगी। आप ये मैसेज दे सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरा आपको डाटा मिलेगा। 30 रुपये में एक लड़की का क्या हो सकता है? ना इलाज मिल सकता है, ना उसको मुआवजा मिल सकता है, ना वकील मिल सकता है, ना उसकी मानसिक रूप से जो त्रासदी हुई है उसके लिए काउंसलर मिल सकता है, ना उसकी अभी तक वो जिंदा है उसकी सुरक्षा मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। आप लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो होनहार बेटियां हैं, जिनको आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, वो दिखती नहीं है जमीन पर। क्या अपील उनसे करना चाहिए? देखिए उनका कारण एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था के भी है, एक तरीके से ये है बस्तियों की लड़कियाँ आना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाती, किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाती। बस्तियों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। टैंकर की लाइनों में 2-2, 3-3 घंटा जाता है, तो अपनी रेगुलर जो 10वीं 11वीं की पढ़ाई कर रही है वो तक भी नहीं कर पाती है। तो दूर आना उनके इलाके में ऊपर से पैसा नहीं है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, किराया महंगा होता जा रहा है, तो वो किराया लगा के नहीं आ पा रही है। अभी 10वीं क्लास की लड़की ने कलेक्टर की जो वीडियो वायरल हुई है उससे कहा कि कम से कम लड़कियों को, गरीब लड़कियों को नैपकिन तो दें। तो कलेक्टर का जवाब जो उसने दिया उसकी मतलब कोई सोच नहीं सकती। कलेक्टर, महिला कलेक्टर लड़की का जवाब देगी, उस बारे में क्या सोचती है? मैं जवाब जानना चाहूँगी, क्या जवाब दिया? कलेक्टर ने कहा कि अब हम कंडोम तो दे रहे हैं, अब हम पैड भी फिट देंगे। इस तरह से कलेक्टर का जवाब था। देखिए ये तो शर्मसार करने वाली बात है। अगर आपकी बात को ही मैं मान के कहूँ, अगर इसी वाक्यों से उन्होंने अपनी बात कही है तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत उनकी बहुत हुई। अभी मेरे को मैंने इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया, बाकी मैं इसको देखूंगी। अगर इस तरीके की बात है तो बहुत शर्मसार करने की बात है। पहली बात तो जो नैपकिन स्कूलों में या जो बच्चों तक पहुंच रहा है उसकी ठोस जांच तक नहीं होगी, एक्सपायरी हो चुका है या उसको कितनी क्वालिटी से बनाया गया है या उससे इन्फेक्शन होने के कितने
मतलब कितना परसेंटेज उसमें इन्फेक्शन होता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ें तो वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों पे भी ये एक मुद्दा है जिस पर बातचीत करने का अलग बहस है ये। बाकी आज का जो कार्यक्रम था, हम आर्ट्स फैकल्टी पे इसलिए इकट्ठा हुए थे, यहाँ के आसपास के इलाके की जो कॉलेज है, वहाँ की जो लड़कियाँ जो महसूस करती हैं, अकेला डरी हुई महसूस करती हैं, और ये वो लड़कियाँ जो कॉलेज तक पहुँची हैं, जो कुछ परिवारों से निकल के आने की करती है। क्यों नहीं लगता डर? मैं दिल्ली में एक बात बताऊँ, मैं एक संघर्षशील महिला केंद्र की सदस्य हूँ और उसके बाद भी मुझे डर लगता है। जब पुलिस वालों ने मेरे से फ़ोन छीन लिया गया और सारी चीज़ें डिलीट कर दी, मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। डर क्यों नहीं लगेगा? ये पुलिस डर पैदा करा रही है लोगों के बीच में, क्यों नहीं डर लगेगा? एक आंकड़ा खुद 75,000 दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है, पूरी दिल्ली के आंकड़े की, उसमें से 30,000 से ऊपर तो वीवीआईपी की सेफ्टी में लगी हुई है। और जो रात में कुछ हादसा हो जाए, बीट वाला हमारे इलाके में कुछ हो जाए, बीट वाला नज़र नहीं आता, पुलिस चौकी में कोई नज़र नहीं आता, क्यों नहीं डर लगेगा? मेरा क्या शरीर सोने का बना या पत्थर का बना है जो मुझे कुछ महसूस नहीं होता? उस डर को भी मैं महसूस करती हूँ जब 4 लोग घूरते हुए देखते हैं या 4 लोग छेड़ते हुए उसमें हमें बुरी तरीके से देखते हैं। मैं क्यों नहीं महसूस करूँगी? मैं तो बोल पा रही हूँ इसीलिए, फिर भी मुझे डर लगता है। लेकिन जो महिलाएं नहीं बोल पा रही है, जो इलाकों सारी जो उन कॉलेजों में रहती है, जिनके साथ प्रोफेसर इस तरीके की हरकतें करते हैं, और पूरा कॉलेज आके प्रिंसिपल लेडी होने के नाते भी उस कॉलेज को बचाने की, उस इज्जत को बचाने के लिए लग जाती है, ना कि उस लड़की को देखने के लिए कि उसको न्याय मिल जाए। तो कैसे हमें लगेगा कि हम कितना इंसाफ के करीब है? इंसाफ तो हमसे बहुत दूर जा रहा है इस व्यवस्था के कारण। ना पुलिस दिखती है, ना वकील दिखते हैं, ना वो डॉक्टर दिखते हैं जो रेप की घटना होने के बाद भी वो रिपोर्टों को गायब कर देते हैं। ऐसे ही तो हुआ था उन्नाव में, क्या हुआ था गुरमंडी में, क्या हुआ था रात में बलात्कारी जो था उसको भगा दिया, और जो पीड़िता थी उसको टायर पर रख के जला दिया गया। और ये बीजेपी के जो रेपिस्ट है उसकी बात कर लीजिए, चिंतन की बात कर लीजिए, उनके लिए सुरक्षा बल लगाया जा रहा है। कठुआ में क्या हुआ था, उसके लिए अभी गुजरात की बात कर लीजिए, ब्रिटिश वालों की रेपिस्ट निकले, उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, माला पहनाए जा रही है। किस बात से हम कहें कि हम बेखौफ है? हमें तो डर लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पूरी सत्ता तो बचा रही है रेपिस्टों को, हमारे साथ है तो। इसीलिए हम ये यहाँ पे उम्मीद से आए, हमारे साथ हम महिलाएं, हम एकजुट होंगी तभी कुछ कह पाएंगे। हम अपना एक दूसरे से बदला ले सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते। उसी से संदर्भ में मैंने एक कविता भी लिखी थी जो मैं सुनाना चाहूँगी आपको आज 16 दिसंबर के संदर्भ में। तू चल कि तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं। ये सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी जिन महिलाओं के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, छेड़छाड़ हुई है, रेप हुए हैं, या किसी उम्मीद से, न्याय की उम्मीद से वो आगे बढ़ती हैं, उनके लिए कुछ लाइनें हैं। तू चल कि तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं। तू चल अभी तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं। सहेगी अत्याचार कब तक? सहेगी तू अत्याचार कब तक? करेगी यूँ विचार कब तक? कटेंगे यूँ तेरे पंख कब तक? टूटेंगे सपनों के शंख कब तक? ठगेगा तुझको समाज कब तक? लूटेगी यूँ तेरी लाज कब तक? जो भय है उसको तू क्रोध कर दे, विवशता को अब तू विरोध कर दे। मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, ये ढूंढना है उपाय तुझको। कठोर अग्नि परीक्षा कब तक चलेगी? तू एक चिता की तरह बता कब तक जलेगी? तू धूल को अब गुलाल कर दे, समय के सूरज को लाल कर दे। जो जोत मन में दबी दबी है उसे बढ़ा के मशाल कर दे। जो तेरे अस्तित्व को नकारे वो पुस्तकें आज फाड़ दे तू। जिसे उखाड़े ना आंधी, जिसे उखाड़े ना कोई आंधी, शिखर पे सूल गाड़ दे तू। तू चल कि तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं। तू चल कि तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं। ये सभी महिलाओं को जो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं उनके लिए मैंने लिखा था। और मैं कहना चाहूँगी मैं भी अकेले बहुत डरी हुई महसूस करती हूँ। एकजुटता होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने अधिकारों को जीतेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत ही एक सवाल उत्पन्न करने वाली कविता ज्योति ने सुनाई है। तो उठ मिलेगा तुझको न्याय कैसे, ये सवाल है इस कविता के अंदर। एक डीयू की छात्रा इस सवाल को उठा रही है। तो आप जानिए गांव देहात कस्बों में जहां पर शिक्षा का बिल्कुल निम्न स्तर है वहां पर हमारी महिलाओं के साथ क्या हाल होता होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम बहुजन मीडिया के साथ मैं हूं मनोज अंतानी। धन्यवाद।